आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। हमारे साथ है रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, इस समय जिस तरीके से सीजेपी का एक पेज तैयार किया गया था, कई मिलियन उसमें फॉलोअर आ गए, उसी तरीके अभी जो आरक्षण के विरोध में या आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए, उसमें भी कई सोशल मीडिया में इस समय पोस्टें तैर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो भी ये आरक्षण आया था, देश का संविधान बना था, तो क्या उसमें आरक्षण का कोई समय सीमा थी या ये अनंत काल तक क्या था, मतलब कोई उसका समय सीमा थी? नहीं, ये एक्चुअली बड़ी गलत फहमी है। जो 10 साल का आरक्षण था, ये सही है कि 10 साल का आरक्षण था 1950 से लेके 1960 तक का। वो जो आरक्षण था वो लोकसभा और विधानसभा में SC ST सीटों का आरक्षण था। बाकी नौकरियों में, शिक्षा में इसकी कोई समय सीमा नहीं थी। वो जो ये बता रहे हैं लोग, वो उनको देखना चाहिए। SC ST सीटों के लिए 334 अनुच्छेद और 15(5), 15(6) और 16(4) संविधान के अनुच्छेद में, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि बाकी ये जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए है। जब तक आरक्षित वर्ग का पूरी तरह प्रतिनिधित्व न हो जाए नौकरियों में, तब तक के लिए ये था। पूरा तो लोगों को जानकारी में है नहीं, लेकिन बीच में एक सवाल उठा था कि जिनकी 2 पीढ़ियों ने आरक्षण पा लिया, मान लीजिए आरक्षण पा करके कोई प्रोफेसर हो गया, उसने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसका बेटा भी हो गया, फिर बेटे का बेटा, इस पर विचार होना था कि ये जो लोग सेचुरेट हो चुके हैं, जो लोग संपन्न हो चुके हैं, जो परिवार 3 बार आरक्षण पा चुके हैं, उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन तब तक आरक्षण वोट का माध्यम बन चुका था। अभी भी आरक्षण वोट का ही सबसे बड़ा, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला है 2024 में। एक बड़बोले नेता ने कह दिया कि हम 400 पार हो जाएंगे तो फिर हम संविधान में बदलाव करेंगे। उसका अर्थ अपने अपने ढंग से निकाल कर राजनेताओं ने और प्रचार किया कि साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो गई तो ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और संविधान को थोड़ी ख़त्म कर सकता है कोई, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जितनी ताकतवर हो। 400 क्या 545 पा जाए तो संविधान थोड़ी बदल देंगे। ये अर्थ निकाला गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा 2017 से लगातार जीत रही थी, 2014 लोकसभा से लेकर के 19 का लोकसभा, लेकिन 2024 में ये जो नैरेटिव बना कि ये आरक्षण बदल देंगे, उसका व्यापक असर हुआ जरा सी बात को लेकर के। अब अगर आरक्षण के खिलाफ कोई लड़ाई टिकेगी, अब तुम्हारा सवाल ये था कि जिस तरह सीजेपी का पेज बना और लोग उससे जुड़े हैं, अब आरक्षण हटाओ का भी है। आरक्षण नहीं हटाया जा सकता। इतना तो कोई भी कर सकता है कि भाई 3 पीढ़ियों ने आपके आरक्षण का लाभ पूरा उठा लिया है, अब आप काबिलियत के साथ आइए। अथवा जो आरक्षण से वंचित वर्ग हैं उनका कोटा बढ़ाइए। कोटा बढ़ाएंगे तो किसी का कोटा फिर कम होगा, क्योंकि 100% आरक्षण तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे मैं नमूने के तौर पे बताऊं, अभी तक का जो ट्रेंड है, इधर 2, 3, 4 साल का मैं नहीं कह रहा हूं, सन 2008 में मुख्यमंत्री मायावती जी ने सफाई कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था।
ग्राम पंचायतों में, उसमें जो सफाई कर्मी की पद पर लोगों ने आवेदन किए थे, उसमें हर वर्ग के लोग थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें क्षत्रिय भी थे, वो सफाई कर्मी बनने को तैयार थे, है ना। मगर सफाई कर्मी आप देखें जाके किसी सरकारी अस्पताल में तो 100% आरक्षण है कि नहीं। एक भी आपको पंडित जी, ठाकुर साहब, गुप्ता जी, कायस्थ साहब, सफाई कर्मी नहीं मिलेगा। वो 100% है आरक्षित, किसी को आपत्ति भी नहीं, क्योंकि वो सफाई का काम है, गंदा काम है। तो आरक्षण को लेकर के विसंगतियाँ तो हैं। कम नंबर पाने वाला आगे, ज़्यादा नंबर पाने वाला पीछे, क्योंकि आरक्षण है। तो इसको लेकर सुगबुगाहट है और लोग आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। मगर देखना ये पड़ेगा कि जो आरक्षित वर्ग है वो संख्या में भारी है, वो ज़्यादा है। 15 बनाम 85 का जो फार्मूला था, कई लोगों ने दिया, जिसमें लास्ट में कांशीराम जी ने बड़ा काम किया, तो वो भारी पड़ेगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आरक्षण की सीमा घटाना, उसमें हेर फेर करना, ये बड़ा मुश्किल काम है अब इस देश में, क्योंकि चुनावी राजनीति है और बहुत बड़े वर्ग को, जो आरक्षण का लाभार्थी है, उसको कम नहीं किया जा सकता। एक काम तो ये हो सकता है कि जो 3 पीढ़ी आरक्षण ले चुका है उसको आरक्षण देने से मना किया जा सकता है। अदरवाइज संघर्ष है, जनता को पावर है कि वो अपना संघर्ष करे। लेकिन काकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन में और इस एजिटेशन में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सरकार हो या कोई भी अन्य संस्था हो, उसका प्रबंध तंत्र तभी झुकता है जब गुंजाइश होती है। इसमें कहाँ छेड़ देंगे आप, आग लग जाएगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण है सामने, याद है तुमको, नहीं याद है? आरक्षण को लेकर के यहाँ तो लोगों ने आत्मदाह कर लिया था, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। तो होता क्या है, लेकिन मांग तो है, क्योंकि भाई आरक्षित वर्ग सब कुछ बगैर काबिलियत के पाए जा रहा है आरक्षण की दम पर। और उन पदों पर, जिन पदों पर काबिलियत की आवश्यकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो अगर आरक्षित वर्ग से आ रहा है और काबिलियत नहीं है, सिर्फ आरक्षण की वजह से आ रहा है, तो ये चीज़ गलत है। वोट बैंक से ज़्यादा इसकी चिंता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसरो के वैज्ञानिक भाग रहे हैं। भारत की पूरी जो प्रतिभाएं हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। वहाँ कोई आरक्षण और कोई ये झंझट, ये कुछ नहीं, अच्छा जीवन बिता रहे हैं। हाँ, क्या पूछना था? इसमें एक ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लीजिए ओबीसी का 27% आरक्षण है, SC ST के लिए आरक्षण है, तो इसमें एक सरकार ये भी तो नियम ला सकती है कि जो आरक्षित वर्ग है उसमें EWS, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको दिया जाए। इसके अलावा वो सीटें में मतलब वही लोग रहेंगे, ये भी हो सकता है। इससे क्या है, गरीब जो वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित वर्ग हो, उनके गरीबों को फायदा मिलेगा। एक्चुअली उस वक्त भी लोग गलत नहीं थे। जब आरक्षण लागू किया गया, आरक्षित वर्ग का चयन हुआ, तो ये सच भी था कि जिनको आरक्षण दिया गया वो संपन्न नहीं थे, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल बाद आज वो पोजीशन नहीं। अब आरक्षित वर्ग व्यापारी है, अच्छा सफल व्यापारी है, बड़ा व्यापार कर रहा है, हर तरह का व्यापार कर रहा है, सफल किसान है ना, आमदनी का साधन बढ़ा है। तो माना जाता था कि ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, ये एक्चुअली उस समय संपन्न थे। और जो आरक्षित वर्ग हैं, चाहे वो SC ST हो चाहे OBC हो, ये संपन्न थे। तो उद्देश्य था कि बराबरी पर लाना,
अब बराबरी पर आ चुके हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। उस समय ये आवश्यकता था, अब नहीं है आवश्यकता, है लेकिन उतनी नहीं है। आप देखिए ना कि एक बार एक अनुसूचित व्यक्ति पीसीएस हो गया, फिर वो कलेक्टर हो गया, आईएएस होकर के वो रिटायर हो गया, उसका बेटा भी आईएएस हो गया। तब ये पोजीशन नहीं थी, तब ये वर्ग शिक्षित नहीं था। तो तमाम चीज़ों को बराबरी पर लाने के लिए ये दिया गया था और ये अच्छी बात थी। भाई कैसे लाओगे आप, कैसे बराबरी पर लाओगे? कहीं ना कहीं तो उनको संरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन आज ये पोजीशन नहीं है। आप अगर लिस्ट उठाकर देख लें तो अनुसूचित जातियों का बड़ा वर्चस्व है, हर चीज़ में वर्चस्व है, संपन्न हो गए हैं वो। तो अब इस पर विचार किया जा सकता है कि अब गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए, अब जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये इसका तो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो तरीका है, ये इसमें एक मत जिनको लाभ मिल रहा है वो क्यों आपके पक्ष में खड़े होंगे? वो तो आपके विरोध में होंगे। और जो वंचित हैं, जिनको नहीं मिल रहा है आरक्षण, वो अपनी लड़ाई छेड़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण अब लागू करने की समय की ज़रूरत है। ये है। जैसा कि एक सवाल है जो इस समय सोशल मीडिया पे तैर रहा है कि लोग ये कह रहे हैं पहले जाति ख़त्म करो तब आरक्षण ख़त्म करो। तो क्या आप क्या मानते हैं, क्या जाति व्यवस्था ख़त्म हो सकती है? नहीं, जाति व्यवस्था कहाँ ख़त्म हो जाएगी, कैसे ख़त्म हो जाएगी? जाति व्यवस्था तो इनबिल्ड है, जाति व्यवस्था तो इनबिल्ड है। क्या कर देंगे आप, क्या पहचान बनाएंगे आप समाज की? मोबाइल नंबर से जाना जाएगा क्या आदमी? मोबाइल नंबर से थोड़ी जाना जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर फला फला है। जाना तो जाति से ही जा रहा है। और जाति यहाँ नहीं है, जाति पूरे विश्व में। जो यहाँ आकर के बातें करते हैं उनके यहाँ जातियाँ, कौन कौन सा वर्ग ऐसा है, कौन सी जाति ऐसी है जो जातियों से उपजातियों से न भरी पड़ी हो, है ना? तो जाति तो नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि उसका समाज का बहुत बड़ा आधार है। सबके सब भारतीय थोड़ी लिखने लगेंगे, है ना? वो जाति यहाँ से नहीं खत्म, मेरा अपना मानना ये। और नहीं कोई ख़त्म करके दिखाओ। जाति क्यों ख़त्म करेंगे आप तो आर्थिक सर्वे कराइए ना, जाति पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आरक्षण का पात्र वर्ग है और अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो बंद करिए उसको आरक्षण देना। और कोई आरक्षण का पात्र आज की तारीख में नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पीछे है, गरीबी की हालत में है, तो फिर आप उसकी मदद कीजिए, उसको दीजिए आरक्षण। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण तो किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता जाति नहीं ख़त्म हो सकती यहाँ से क्या कहीं से नहीं ख़त्म हो सकती। पड़ोसी देशों में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीकन कंट्री में भी है जातियाँ। हम लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में, लेकिन जातियाँ हैं वहाँ। तो वो तो एक समाज की पहचान है। कर्म से बनी होगी, काम से बनी होगी। जाने कितने ब्राह्मण जूता चप्पल बेच रहे हैं, जूता चप्पल बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? ये काम चर्मकार का था। चर्मकार शब्द जो है ये था, तो वो गर्व से कहते हैं हम चर्मकार हैं, स्वीकार किया उन्होंने। अब अगर वो अपनी जाति छोड़ना चाहते हैं तो क्या कहा जाएगा, उनकी पहचान कैसे होगी? बस ये इसका जवाब ढूंढना है। तो जाति वाति तो ख़त्म नहीं होगी, ये आर्थिक आधार पर मांगे तो सरकार विचार करेगी। और क्रीमी लेयर, वही जो 3 बार पा चुके, 4 बार पा चुके, 3 पीढ़ी से पाते हुए चले आ रहे हैं आरक्षण के दम पर, नौकरी या तमाम चीज़ें। अब तो प्राइवेट में भी लागू है आरक्षण, तमाम जगह लागू है कि हम साहब ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि अब कौन सा वर्ग पीछे रह गया है।
अविकसित है, उसको आगे लाना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं देश की जो प्रतिभावान छात्र हैं उन पर भी जो है असर पड़ रहा है, वो बहुत बाहर की बड़ा ओर असर जा पड़ रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। रिक्शा वाला, ये ई रिक्शा वाला अभी 3-4 महीने पहले की बात है, शानदार इंग्लिश बोल रहा, और वो साहब भी जो थे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे कहीं बनारस में किसी डिग्री कॉलेज में। तो उनके मुंह से एक सेंटेंस निकल गया होगा अंग्रेजी में, होती है, आदत होती है। तो फिर थ्रू आउट वो रिक्शा वाला इंग्लिश ही बोला। पूछा फिर उससे, कहने लगा क्या करूं मैं इन इंग्लिश हूँ, LLB हूँ, नहीं मिली मुझे नौकरी, घर से इतना मैं संपन्न नहीं हूँ, एक फाइनेंस करा के ई रिक्शा चला रहे हैं। आप सोचो कि उसकी जो प्रतिभा है वो पढ़ाने लायक है, वो बच्चों को शिक्षा देने में काबिल था। तो ये तो हो रहा है, प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, और प्रतिभाशाली लोग टेंशन में, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अपराध बढ़ने का कारण भी एक ये कि आदमी 24 घंटे तनाव में। और ये जैन जी का जो था, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, किसी भी तरफ से कुछ भी कह लो, वो अलग है। अब इसकी तर्ज पर अगर वो बना रहे हैं तो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है भाई। 30% लोग हैं पूरे देश में, 30%, तो वो भी आ जाएंगे सड़क पर। लेकिन अब सरकारें तो ये है ना कि जब तक आप हल्ला नहीं मचाएंगे, जब तक आप तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, जब तक आप हिंसा पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप सरकार को ललकारेंगे नहीं, मजबूर नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीज़ों पर विचार ही नहीं हो रहा। जरा सा 2024 में जरा सी झूठी र्यूमर फैली, कहा तो था लेकिन उसका भाव ये नहीं था। लल्लू सिंह हैं सांसद वहाँ के, पूर्व सांसद थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया, एक किसी और ने बयान दिया, गैर जिम्मेदार लोग हैं भाजपा के साहब, पूरा सिनेरियो बदल गया यूपी में। अब आप एक बात ये देखिए कि यूपी में सिनेरियो बदल गया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, बिहार में, क्या उसका असर नहीं होता क्या? वहाँ के लोग संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं क्या? ये यूपी में ही क्यों हुआ? यूपी के लोग ज़्यादा संविधान पर डिपेंड हैं और मध्य प्रदेश के लोग नहीं हैं, उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, दिल्ली में भी एक और सीट मिली है क्या विपक्ष को? तो ये देखिए नैरेटिव चल गया, जहाँ जिसके दिमाग में जो बात आई वो उसने कर दिया। इतना आसान नहीं है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। लोग जुड़ेंगे भी, ये अभियान बढ़ेगा, क्योंकि अंदर आग दबी हुई है लोगों के, लोग अंदर से बहुत नाराज़ हैं। देखिए क्या होता है। आपने सुना पीयूष त्रिपाठी जी को, उन्होंने कहा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना इतना संभव नहीं है, लेकिन इस पर एक बार विचार होना चाहिए और आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होगा, तभी देश के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको मौका आगे मिलेगा। कानपुर से दीपक दीक्षित, रियल मीडिया नेटवर्क।